कुछ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं सीधा सीधा सवाल उन तक आपसे सीधा बीच में नहीं आके उनसे सीधा सवाल लेता हूं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और वो सवाल पूछना चाहते हैं, वो पूछें। दिलीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग 2 दशक से ज़्यादा के साथी हैं और इसकी शुरुआत से लेके और संघर्षों तक का गवाह भी हूँ, क्योंकि जब शुरू में विदेश जाते थे तो बोलते थे कि मैं किसको फ़ोन करूँ, आप ही का नाम याद आता है, और फिर हम लोग बात करते रहते थे। वो सपना आज पूरा हो रहा है। उम्मीद है कि भारत और विश्व में इस समय जो हिंदुत्व के अभ्युदय का समय है, उस दृष्टि से, भारत की पुनर्जागरण की दृष्टि से, और दुनिया में भारत विश्व का मार्गदर्शन करे उसकी दृष्टि से भी ये चैनल भूमिका निभाएगा। तो योगी जी नमस्कार। इस समय पिछले 10 वर्षों में जो कुछ उसके पहले हुआ, उससे भारत में भी और विश्व भर में भी 1000 वर्षों के बाद एक हिंदुओं का पुनर्जागरण हुआ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, विश्व में उसका प्रभाव हुआ, उसकी राजनीतिक परिणति भारत में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लेकिन उसके समानांतर जो लंबे समय से एक इकोसिस्टम भारत और दुनिया में रहा है, जो नैरेटिव रहा है, वो भी सक्रिय हुई। 2024 के परिणाम के बाद एक पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है, और भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कि उसको धक्का पहुंचा है। और उसमें अनेक लोग जो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनके अंदर थोड़ी निराशा भी है कि अब आगे क्या किया जाए। तो इस समय चूंकि आप एक शीर्ष पुरुष हिंदुत्व के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष हैं, और आपकी ओर भी दृष्टि है, क्योंकि आपका बुलडोजर तो अमेरिका में भी सड़कों पर निकल जाता है और वहाँ भी बहस और विवाद का विषय बनता है, और यहाँ से हम लोगों को उसका उत्तर देना पड़ता है। तो इसलिए आपकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। तो देश और दुनिया भर के लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में, जबकि और नैरेटिव शक्तियाँ, नैरेटिव ज़्यादा प्रबल दिख रहा है, उनके मुकाबला के लिए और फिर से भारत उठ के खड़ा हो और दुनिया के नेतृत्व की दृष्टि से वो सबल हो, उसमें आपका क्या मार्गदर्शन होगा? अवधेशी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये भारत का समय है और पिछले 1 दशक में भारत ने अपने आप को साबित किया है। हम सब भारतवासियों का ये सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, दुनिया की सबसे विजनरी लीडरशिप हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में भारत आज अपनी यात्रा को वैश्विक मंच पर तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि जितनी तेजी के साथ आप विकास की कुछ बुलंदियों को छूने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी के साथ आपके विरोधी भी उसके खिलाफ षड्यंत्रों को रचने में और आपके सामने चुनौती पेश करने के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। और 2024 के आम चुनाव में भी हम सबको ये देखने को मिला था। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमेशा एक ही रणनीति से हर युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध को जीतने के लिए भी हमें समय समय पर अपनी रणनीति को और रणनीतिक क्षेत्र को भी बदलना पड़ेगा। इस बार ज़्यादा
आक्रामक तरीके से विपक्ष ऐसे तत्वों के हाथों में टोल बनकर के खेल रहा था जिनका भारत और भारतीयता से कोई संबंध नहीं था, और जो भारत के लोकतंत्र को भी, भारत के पूरे सिस्टम को भी समाप्त करने की कभी कोशिश करते थे। जब उन्हें अब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अब देश के अंदर अलग अलग तबकों को, आपने देखा होगा ये काफी समय से इस प्रकार के नैरेटिव को तैयार करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन ये मान के चलिए कि वे अपने प्रयास करेंगे। चुनाव परिणाम के बाद मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद फिर से भारत की इस विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनके यशस्वी नेतृत्व में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगा ही। लेकिन जो देश के अंदर एक नव सांस्कृतिक अभियान आगे बढ़ा है, यह अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। न केवल ये दशक था बल्कि ये पूरी शताब्दी ही भारत की शताब्दी होगी, और इसके माध्यम से भारत दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखेगा। 2047 जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का एक संकल्प भारतवासियों को दिया है, हर भारतवासी को इसको समझना होगा और उनका अपना आशीर्वाद उनकी लीडरशिप में देना चाहिए। मुझे लगता है कि यही भारत की और भारतीयता के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी यही हितकर होगा। हेलो ऑडियो चेक जी। धन्यवाद अवधेश जी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी भी मौजूद हैं, वो भी एक सवाल उनका भी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना सवाल योगी जी से पूछें। आप पहले सांसद रहे काफ़ी लंबे समय तक, आपके मन में बहुत कुछ करने का सपना रहा होगा, लेकिन योगी जी आपसे ये मुझे पूछना है कि 2 टर्म आप पूरे करने जा रहे हैं, आपने अपनी सीमाएं कुछ देखी कि आप जो करना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जनता की रिसेप्टिविटी न होने की वजह से, कौन सी चीज़ें हैं जो आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की अपनी सीमाएं आप क्या आंकते हैं? और दिलीप के साथ मैं जैन टीवी से हूं। दिलीप, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सपना पूरा किया और योगी जी को बुलाया यहाँ पे। संतोष जी, आज आपको देख के, बहुत दिनों के बाद आपसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी जवानी ऐसी बनी हुई है ये देख के मुझे और अच्छा लगा। नहीं, संतोष जी से हम लोगों का परिचय 1990 के दशक के प्रारंभ से है, और उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में आपने एक मीडिएटर के रूप में अच्छी भूमिका का निर्वहन आप कर रहे थे। और सर, आज मुझे एक मिनट आपको टोकता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदमी हो जाए तो मैं उसके पास नहीं जाता। अगर उसको मौका नहीं है बुलाने का तो मैं ना मोदी जी के पास गया, वो भी जानते हैं, और ना आपके पास आया। आपने सही कहा, 10 साल हो गए हैं मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। तो इसलिए जो है मुझे आज आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये मान के चलिए कि मैं योगी हूँ, और योगी के लिए तो एक पूरी दुनिया, एक असीमित संसार है। कार्य क्षेत्र की हमारी कोई सीमा नहीं है, जहां कदम रखेंगे वहीं कार्य मिलेगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश में
मेरे सामने 2017 में जब मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा था तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को बदलना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। अगर भारत को दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर के रूप में स्थापित करना है इससे लॉन्च करना है। तो उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि देश का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर नहीं बनेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को हम भारत के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। और इस दिशा में प्रयास करने के लिए उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसलिए मैंने उस समय स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री पद के रूप में अपने आप को साबित करूंगा, और मैंने बखूबी इस दायित्व का निर्वहन किया। तो मेरे सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी कि उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक कौन कौन से तत्व हैं। तो उसको चिन्हित करके एक ठोस कार्य योजना तैयार की कि मुझे उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलना है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की, उत्तर प्रदेश के किसानों की, उत्तर प्रदेश के हर तबके के गरीबों की, साथ साथ आधी आबादी की भी उन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करके अपने आप को साबित करना होगा। साथ साथ देश की आस्था का प्रदेश होने के नाते भी उत्तर प्रदेश किस आस्था को भी हमें सम्मान दिलाने के लिए अपने स्तर पर कार्य करना होगा। और इसके बाद फिर हम लोगों ने बिना रुके, बिना झुके, बिना हटे लगातार कार्य करते रहे। आज परिणाम है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ लोग जो मेरी आलोचना भी करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आज 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे तो लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज वे भी जाते होंगे तो उनको भी सम्मान मिलता होगा। तो कुछ तो प्रयास किया होगा ना सरकार ने। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गत वर्ष यानी 2023-24 के अंदर लगभग 50 करोड़ धार्मिक यात्री उत्तर प्रदेश में आए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने के लिए आए थे। श्रद्धालु आए थे या टूरिस्ट आए थे, पर्यटक आए थे यूपी में। एक पर्यटक आता है, वो केवल आके मंदिर में दर्शन नहीं करता है, किसी साइट पे जा करके वहाँ केवल घूम करके नहीं जाता है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को वह प्रभावित करता है, और वहाँ पे हर एक चीज उससे प्रभावित होती है। अनेक लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन करने में अपना योगदान देता है। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल बनकर के उभरा है। सुरक्षा की बेहतरीन स्थिति हम दे सकते हैं, जबकि आबादी मेरे पास यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम लोग कहते हैं, हाँ, हम चुनौती स्वीकार करते हैं सबकी। कोई अब हमारी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ नहीं सकता है, कोई दंगा नहीं कर सकता है, कोई अराजकता नहीं फैला सकता है, राह चलती हुई बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने दुस्साहस किया तो उस दुस्साहस का परिणाम उसको कैसे प्राप्त होने वाला है, यह भी उसको मालूम होगा रिजल्ट के बारे में। इसलिए, और इसके लिए हम लोगों को बहुत सख्त कदम उठाने पड़े। बहुत सारी चीज़ें थी जो आउट ऑफ बॉक्स में जाकर के हमें सोचनी पड़ी, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक सीमित दायरे में रहकर हम नहीं तय कर सकते, हमें व्यवहारिक जगत में उतरना ही पड़ेगा। एक होता है जो हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आ सकता। रिजल्ट लाने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा और रिजल्ट पर फोकस करना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमें इस बात के लिए भी सफलता प्राप्त हुई कि जब मैं आया था 2017 में, तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है।
भारत के विकास में लगभग 10% का योगदान यूपी दे रहा है और मेरा ये मानना है 2029 तक हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और तब ये भारत का नंबर 1 का प्रदेश होगा। हमने यहाँ के परंपरागत उद्यम को भी पुनर्जागृत किया, उसको पुनर्स्थापित किया। मेरे पास 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, 75 के 75 जनपद की अपने एक यूनिक प्रोडक्ट की पहचान हमने करवाई। उसके लिए उस प्रकार के हम लोगों ने सुविधाएं दी, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर वहां पे स्थापित कराए, उनके लिए मार्केट दी, उनको डिजाइन के साथ जोड़ा, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। उसमें पहले चरण में उन्हें सुविधाओं से संपन्न किया और अब हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के ये एमएसएमई यूनिट के सभी उद्यमियों को हम लोग बहुत पहले हम लोगों ने इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। अगर इनके साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है और उसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो हम उसको 5 लाख रुपए की सहायता उस यूनिट को स्टेट की तरफ से अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसमें उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन साथ साथ हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई कि हर उद्यमी और हर व्यापारी को जो भी अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 10 लाख रुपए की बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध करवाया, राज्य की तरफ से हमने दिया। लेकिन एक शर्त रखी कि आपका जीएसटी रिटर्न आप भरते हो। जीएसटी ये आज़ादी के बाद का टैक्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा रिफॉर्म था और हमने कहा टैक्स जो वास्तव में एक टैक्स पेयर दे रहा है ये सरकारी खजाने में आना चाहिए और इसके लिए हमने 10 लाख रुपए उस व्यापारी को दिया है जो उसका रिटर्न भर रहा है। अब इस समय हम लोगों ने जैसे एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की है जिसमें पहले फेज में हम लोग 5 लाख और दूसरे फेज में 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 10 लाख नई यूनिट फिर से स्थापित करने के लिए हमने व्यापक कार्य योजना बना करके इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा हाईवे वाला, एक्सप्रेस हाईवे वाला प्रदेश आज के दिन पे यूपी बन चुका है। यूपी आज के दिन पे सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी बन गया है। यूपी में पहले कोई निवेश करने के लिए आता नहीं था, यानी मैंने जब पहला अपना इन्वेस्टर समिट 2018 में करने की बात कही तो उस समय मेरे मेरे विभाग जो औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री थे और इस विभाग के जो औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त थे, ये दोनों जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने पूछा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी इन्वेस्टर समिट की क्या तैयारी है आप लोगों की। उन्होंने कहा साहब हमारी पूरी तैयारी है और आप तिथि जो तय करेंगे हम उसमें कर लेंगे। तो मैंने कहा क्या आपने टारगेट रखा है? उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़ रुपए का। मैंने कहा नाम क्या है? तो कहा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा ग्लोबल शब्द पहले हटाइए, आप ग्लोबल की बात करेंगे और कार्य एक गांव जैसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? ये 20,000 करोड़ यूपी जैसे राज्य के लिए, ये तो ऊंट के मुंह पे तिनका है भाई, ऊंट के मुंह में जीरा है, ये क्या करने जा रही है सब। उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा, हम तो सबसे बात करते हैं, सब लोग मना कर रहे हैं। आप सोचिए मैं 2018 की बात कर रहा हूं और 2023 में हमने इन्वेस्टर समिट किया था, हमें प्रस्ताव मिले हैं 40 लाख करोड़ रुपए के। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ हमारी पाइपलाइन में है। लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं। यूपी से आप लोग जब वो आंकड़े देखते हैं, 64,000 हेक्टेयर लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से हमने खाली करवाई है।
कहीं आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, कहीं नहीं, क्योंकि ये इल्लीगल कब्जे थे। जो 15-20 वर्षों पर सत्ता में बैठे हुए जो लोग थे, जो वहां जनता का खून चूस रहे थे, इन लोगों और इनके गुर्गों ने सारी जमीन कब्जा करके रखी हुई थी, एक झटके में खाली हो गई। अब मुझे बताओ, ये खाली कराने के लिए तो हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, वहीं पे बुलडोजर उपयोग हुआ है, और इसलिए बुलडोजर से लोग इतना डर रहे हैं। लेकिन कॉमन मैन को डरने की आवश्यकता नहीं। जो माफिया के अलग अलग ब्रांड बने हुए थे ना यूपी में, वे सब उससे घबराते हैं। बाकी कॉमन मैन के लिए तो वह सड़क बनाने का काम कर रहा है। मेरा भी एक सवाल है कि आप हमेशा टारगेट लेके काम करते हैं। जब भी मैंने देखा कि कोई ना कोई एक टारगेट रखते हैं। समय कम है, इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो टारगेट है अब 2 साल, 7 साल, 3 साल का, वो मूल टारगेट क्या है, कहाँ पे है? खास करके तब जब दुनिया में भारत सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हैं, उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचाने के लिए जो टारगेट या जो लक्ष्य आपने लिया है, वो प्राथमिकताएं और लक्ष्य क्या है? देखिए, हम लोग अभी तो एक बड़ा मैपिंग करने जा रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक टारगेट देशवासियों को दिया भी है, कहा भी है कि हमें जीरो पॉवर्टी की तरफ जाना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने जो प्रयास किए, इसमें 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से हम लोगों ने मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन हमारा ये मानना है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचना चाहिए, और गरीबी रेखा से केवल यह एक रेवड़ी नहीं, बल्कि सचमुच उसके जीवन में परिवर्तन हो, वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो, उसको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर देना। और इसके लिए हम लोग एक व्यापक कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी सरकार एक फैमिली आईडी प्रारंभ करने जा रही है हर परिवार के लिए। फैमिली आईडी का मतलब उसकी पहचान भी होगी, किस योजना से वह जुड़ चुका है और किस योजना से वंचित है, 100% सिचुएशन के लक्ष्य के साथ, जिसमें एक व्यक्ति के एक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को हम नौकरी या रोजगार के साथ जोड़ेंगे। यह भी एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। एक दूसरा, 2029 तक, मैंने कहा ना कि 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में हम स्थापित करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी टीम ने पिछले 2 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो एकदम ऑन टाइम है, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। पिछले 7 वर्ष में हम लोग यूपी की अर्थव्यवस्था को दोगुने से अधिक पहुंचाने में हमें मदद मिली है। पर कैपिटा इनकम को हम दोगुना करने में सफल हुए हैं, और मेरा मानना है कि 2029 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी नंबर 1 का राज्य होगा, और उसी को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होने का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी सम्मान प्राप्त करेगा, और उस दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, परिणाम आएंगे और अवश्य आएंगे। आपके पास समय कम है, इसलिए मैं और सवाल माफ़ी चाहता हूँ, नहीं ले पाएंगे, हमको जाना है। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा आखिरी सवाल जिसे हम कह सकते हैं, इस वक्त दुनिया भर में काफ़ी जो दौर आप देख रहे हैं, यूक्रेन युद्ध, कन्फ्लिक्ट, और ये तमाम चुनौतियां हैं, और भारत में भी इस तरह की कई तत्व हैं, कई तरह के चीज़ें हैं, चुनौतियां उस तरह से भारत भी जूझ रही हैं। भारत में भी लोग जूझ रहे हैं इस तरह की चीज़ों से। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेके खास करके अगर हम देखें,
जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का भविष्य उज्जवल है, लेकिन हमें भारत के वास्तविक मित्रों और शत्रुओं की पहचान करनी पड़ेगी। हम गलती से भी शत्रु को मित्र न मान लें और मित्र को शत्रु न बना लें। अगर हम अपने शत्रु और मित्र को पहचानने की ताकत पाल लेंगे, कोई दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और एक लंबी रेखा खींचने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आगे भी होगा। ये पूरी सदी भारत की सदी है। भारत एक सुरक्षित, समृद्ध लोकतंत्र के रूप में अपनी यात्रा को अजेय रूप से आगे बढ़ाएगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीयों के बीच में, भारतवासियों के बीच में ही जो फूट डालने की कथित कोशिश हो रही है, और तमाम ऐसे तत्व जिनका ठिकाना कहीं और है लेकिन भारत में या अलग अलग स्थानों पर वे अस्थिरता और असंतोष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब को लेकर के हमें सचेत रहना होगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम हर चीज़ को स्वीकार करें, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में अगर कोई व्यक्ति अराजकता और अव्यवस्था फैलाता है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।